हेलो गाइस, वेलकम टू वीआरएफ। हम लोग आज आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लाए हैं जिसमें वेरियस टॉपिक्स जो कि इस वीक में हैं वो इंक्लूडेड हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हर वीक ला रहे हैं जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और भी सारे जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको कवर कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बने रह सकते हैं हमारे साथ नेक्स्ट वीडियोज के लिए। तो आज की जो हमारे पास अभी करेंटली हमारे पास जो टॉपिक है वो है सीमल ट्रीज। यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, सेमिनल नहीं है, SEMAL। सीमल ट्रीज जो है उदयपुर में कट हो रहे हैं। वो कैसे एक बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ कल्चरल इशू भी है। दूसरा सोलर स्टॉर्म्स जो कि आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज्यादा आपके हर सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रहा है, बहुत सारे लोग फोटोज डाल रहे हैं, राइट। उसके बाद लद्दाख से भी जो दिखा हुआ है वो, उसके बाद यूएस लॉ मेकर्स जो इंडियन ओशन रीजन के लिए लॉ बना रहे हैं वो, उसके बाद साहुल की डिस्कवरी, और फिर जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स हैं वो कैसे आती हैं और क्या होती हैं वो, क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में लाइटनिंग से कुछ लोगों की मौत हो गई थी, तो ये भी न्यूज में था। तो आइए जो हमारा पहला आज का वो है वो देखते हैं। पहला, सिमल ट्रीज किस तरीके से राजस्थान में वाइप्ड आउट हो रहे हैं। देखिए, सिमल ट्रीज का कटना सिर्फ और सिर्फ एक बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा ही नहीं है, कल्चरल खतरा भी है। सिमल ट्रीज की एक कल्चरल स्पेसिफिकेशन भी है, कल्चरल नीड भी है, जो कि वो अपने साथ राजस्थान के कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, राइट। उसकी कल्चरल लेगेसी भी है। अब देखिए, सिमल ट्री क्या होता है। पहली बात है कि यूपीएससी इसमें क्या पूछेगा। यूपीएससी डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि सिमल ट्री की साइंटिफिक नेम क्या है। तो इसका साइंटिफिक नेम है बोमैक्स साइबा, राइट। बोमैक्स साइबा इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखना है। और ये एक डेसिडियस ट्रॉपिकल ट्री है, राइट। डेसिडियस ट्रॉपिकल ट्री है सिमल, और इसका नाम है बोमैक्स साइबा, राइट। ये इंडियन नेटिव है, साउथ ईस्ट एशिया में भी नेटिव है और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का भी नेटिव है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिमल ट्री इज नॉट नेटिव टू इंडिया। नो, इट इज नेटिव टू इंडिया, इट इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया एंड इट इज नेटिव टू साउदर्न ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो विविड रेड फ्लावर्स होते हैं, राइट, और वो बड़े होते हैं और काफी अट्रैक्टिव होते हैं, राइट। अब जो सिमल ट्रीज है वो काफी लंबे होते हैं, 60 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं, राइट। और उनके जो कुछ अपने डिस्टिंक्ट फीचर भी हैं, जैसे कि डिस्टिंक्टिव स्ट्रेट ट्रंक, उनकी जो ट्रंक होती है वो काफी लंबी होती है, राइट। ऑफन विद स्पाइकी थॉर्न्स, उसमें थॉर्न्स भी पाए जाते हैं, एंड वाइड स्प्रेडिंग कैनोपी, उनकी जो कैनोपी होती है वाइड स्प्रेडिंग होती है, राइट, जिस तरीके से डेसिडियस ट्रॉपिकल ट्री की होती है। अब देखो, सिमल ट्री जो है वो फ्रूट बियरिंग ट्री है, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं। द फ्रूट ऑफ द सिमल ट्री इज अ कैप्सूल दैट कंटेन्स सेवरल सीड्स सराउंडेड बाय फाइब्रस कॉटन लाइक सब्सटेंस व्हिच इज विंड डिस्पर्स्ड, राइट। जो उनके फ्रूट्स होते हैं वो एक कैप्सूल तरीके का होता है, जिसमें कि बहुत सारे सीड्स जो हैं उसको कवर करते हैं, सराउंड करते हैं। वो सीड्स फाइबरस होते हैं, कॉटन लाइक होते हैं, और वो हवा से डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब टूट के गिर जाते हैं। अब इस सीड का क्या यूज है? इस सीड का कमर्शियल यूज है, जो उससे फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको आप पिलोज में डाल सकते हैं, मैट्रेस में डाल सकते हैं, और जो फाइबर इससे निकाला जाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट एक नाम जो है वो है किपॉक। किपॉक जो है इसका नाम है जो फाइबर सिमल ट्री से निकलता है। तो ये भी आपके यूपीएससी के क्वेश्चन के डायरेक्ट ऑप्शन में आ सकता है। इनफैक्ट ये नेट ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम है तो किपॉक उसका नाम है, जो फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिमल ट्री के फ्रूट से, राइट। और उसका यूज कहाँ कहाँ है? पिलो के स्टफिंग में और मैट्रेस में। इसका जो वुड होता है सॉफ्ट होता है और इससे पेपर बनाया जाता है, लेकिन रूरल एरियाज में लोग इसको ईंधन के लिए भी यूज करते हैं, जलाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक। अब देखिए इसका इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ड्यूरिंग द मॉनसून पीपल इन द ट्राइबल कम्युनिटीज ईट द रेडिश पर्पल रूट ऑफ द ट्री। जो इसका रूट है वो खाते हैं मॉनसून में वहां के ट्राइबल पीपल, राइट। larvae of the moth of Buculatrix caraterecma feed on its leaf। जो लार्वा होता है इस नाम का, वो इसके लीफ जो होते हैं सिमल ट्री पे, वो उस पे खाता है, राइट, जिंदा रहता है। व्हाइट कॉटन इज woven by the golden crowned sparrow form, it sits to line its nest। इस पे जो है आपकी स्पैरो जो है वो अपनी नेस्ट भी बनाती हैं। तो ये इसके कुछ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हैं, राइट। उसके बाद हम अब देखेंगे कि सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं। देखिए, न्यूज में सोलर स्टॉर्म्स क्यों है,
क्योंकि आपको पता है कि आप अभी ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि सब लोग डाल रहे हैं, जो भी आपके हाई लैटिट्यूड्स में रहने वाले लोग हैं वो उनके घर से ही दिख रहा है क्लियरली, आपका जो नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट से वो दिख रहा है, तो इसलिए ये न्यूज में है। और ये काफी खूबसूरत नजारा होता है, लोग इसको देखने के लिए नॉर्वे जाते हैं, बहुत सारे लोग ट्रिप बनाते हैं नॉर्वे के लिए ताकि उनको ऑरोरा बोरियलिस देखने को मिल जाए, राइट। अब देखिए ऑरोरा बोरियलिस के बीच में ऑरोरा के लिए पढ़ते हैं। देखिए ऑरोरा को कॉमनली नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स कहते हैं। नॉर्दर्न और साउदर्न इसलिए कहते हैं, नॉर्थ पोल में जो दिखता है उसको नॉर्दर्न और साउथ पोल में जो दिखता है उसको साउदर्न। देखिए जो नॉर्थ पोल में दिखता है उसको हम लोग ऑरोरा बोरियलिस भी कहते हैं, और जो साउथ पोल में दिखता है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, राइट। They are natural light displays in the Earth's sky, predominantly seen at high latitude near the poles. ये जनरली पोल्स पे ही दिखते हैं रात में। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार लो लैटिट्यूड, इवन लद्दाख में भी देखा गया है इसको, नॉर्दर्न लाइट्स को। लद्दाख से भी लोग फोटोज डाल रहे हैं कि उनको भी नॉर्दर्न लाइट्स दिख रहा है, तो एज लो एज इंडिया तक ये देखा जा रहा है, राइट। इसलिए इस बार ये काफी न्यूज में हो रहा है। अब देखिए ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टकराती है सोलर स्टॉर्म से, जब कोरोनल मास इजेक्शन होता है तो उससे जब टकराती है तो ये लाइट प्रोड्यूस होता है। अब लाइट प्रोड्यूस होने के पीछे की मैकेनिज्म क्या है, जब सोलर फ्लेयर्स आते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन होता है तो उसमें से चार्ज पार्टिकल निकलते हैं, और उस चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और वो जो चार्ज पार्टिकल है एटमॉस्फेयर से टकराता है। अब एटमॉस्फेरिक गैसेस के जो पार्टिकल है जब उन चार्ज पार्टिकल से टकराते हैं तो लाइट जो है निकलता है, वहीं से लाइट का फॉर्मेशन होता है, राइट। किस किस कलर में, ग्रीन, रेड और पर्पल। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, राइट। द लाइट इज रिलीज्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन। किस कोलिजन के बीच में, दे फॉर्म व्हेन चार्ज पार्टिकल्स प्राइमरली इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स emitted by the sun during the solar flares and coronal mass ejection collide with gases in the earth atmosphere। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं कोरोनल मास इजेक्शन के टाइम निकलता है, वो जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में गैसेस के पार्टिकल से टकराता है तो लाइट निकलता है, और उसी को हम लोग ऑरोरा कहते हैं। किस शेड में, ग्रीन, रेड और पर्पल के शेड में, राइट। उसके बाद जो है इसमें पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया है कि नॉर्दर्न में जो है नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स, नॉर्थ में इसको ऑरोरा बोरियलिस और साउथ में ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस बोलते हैं, राइट। अब देखिए जो हमारा थर्ड टॉपिक है, यूएस लॉ मेकर्स टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू फॉर्मलाइज स्ट्रेटेजी फॉर द इंडियन ओशन रीजन। अब देखिए इंडियन ओशन रीजन के लिए यूएस लॉ मेकर ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, यूएसएड, राइट। उन्होंने लॉ बनाया हुआ है इंडियन ओशन रीजन के लिए। अब देखिए इंडियन ओशन रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन रीजन जो है यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे यूएस चाहता है इंडिया के साथ मिलकर चाइना के हेजेमनी को कंट्रोल करना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, करेंटली अभी इंडियन ओशन रीजन काफी डिस्टर्ब्ड है। जैसा आपको पता है हुती रेबल्स जो है वो काफी पायरेसी कर रहे हो, काफी टेररिज्म फैला रहे हैं इंडियन ओशन रीजन में। यहाँ काफी इंडिया को भी पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है, यूएस भी पेट्रोलिंग कर रहा है, काफी सारे शिप्स को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं, ये लोग शिप्स को कैप्चर भी कर ले रहे हैं, राइट। एक रीजन। दूसरा रीजन आपको पता है इंडियन ओशन रीजन में आपको एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा सारे स्टेट्स के साथ, उसके लिए भी एक लॉ की जरूरत है कि सारे स्टेट्स एक पेज पे रहें, ऑल द डेमोक्रेसीज आर ऑन द सेम लाइन, सब लोग एक पेज पे रहें, सब लोग कोऑर्डिनेटेड रहें, डिफेंस में, मैरीटाइम में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, उसके लिए भी लॉ की जरूरत है, राइट। उसके बाद आपको पता है कि जो रिसोर्सेस है इंडियन ओशन रीजन में वो भी टॉप टैप किस तरीके से करना है, उनको किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है, किस तरीके से उनको एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए भी लॉ की जरूरत है। तो इसलिए यूएस ने ये लॉ डेवलप किया। अब देखो इस एक्ट का क्या नाम है, इस एक्ट का नाम है द इंडियन ओशन रीजन स्ट्रेटेजिक रिव्यू एक्ट, विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूएस हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमिटी। अब इस एक्ट क्या करेगा, एक्ट एम्स टू डेवलप अ कोहेसिव यूएस स्ट्रेटेजी फॉर द इंडियन ओशन रीजन। जैसा मैंने कि आपको बताया कि एक कोहेसिव स्ट्रेटेजी जिसमें कि सब लोग साथ में कोऑर्डिनेट करके डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे वर्क करें ताकि
ताकि सारे लोग विकास कर सके, एक सेफ रूट बन सके और चाइना की हेजिमनी को भी काउंटर किया जा सके, राइट। और इसमें जो है इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई बन जाता है यूएस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाई बन जाता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का बहुत बड़ा एक हेजमनी है, बहुत बड़ा एक लेगेसी है जिसको इंडिया आज भी मेंटेन कर रहा है, राइट। The act need coordination across states, defense, and US aid departments to formulate and execute the Indian Ocean Region strategy. US aid department means US Agency for International Development, right? ये डिपार्टमेंट है और कोऑर्डिनेशन चाहिए स्टेट्स में, किस चीज के लिए? डिफेंस के लिए, राइट। अब देखिए इसमें और क्या क्या है, मैरिट मिलिट्री कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, राइट। मैरीटाइम सिक्योरिटी है जिसमें कि ज्वाइंट सर्विलेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज और काउंटर बैलेंस टू चाइना भी है। कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएस सर्व्स एज अ काउंटर बैलेंस टू द अदर रीजनल एक्टर्स, जिसमें कि चाइना है। तो ये सारा चीज जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड सिक्योरिटी इंडियन ओशन रीजन इज essential because it's crucial maritime domain that connect important trade routes and strategic choke points। जैसे कि मलक्का स्ट्रेट है, वो स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, वहां से हम चाइना को वो कर सकते हैं, चोक कर सकते हैं, और यहाँ से बहुत सारा इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो करता है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एरिया सेफ रहे, ये एरिया पे कंट्रोल बना रहे डेमोक्रेसीज का, ये एरिया किसी की मोनोपोली ना बन जाए, इस एरिया में कोई आपका न्यू कॉलोनियलिज्म करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किसी तरीके का कोई नया इनिशिएटिव लाके इसको कंट्रोल करने की कोशिश ना किया जा सके, जैसे कि साउथ चाइना सी की अभी कंडीशन बन गई है, वैसा ना हो जाए, राइट। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? इसमें एनर्जी रिसोर्सेस है, ट्रेड रूट्स है, बिजनेस अलायंस बन सकते हैं, राइट। और ये साथ में मिलके आप इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो, जो भी इसमें इकोनॉमिक आपके जो रिसोर्सेस हैं, जहां पे कि आप एनर्जी रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट कर सकते हो, आप डीप सी माइनिंग कर सकते हो, जैसे इंडिया डीप सी माइनिंग के लिए भी कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ये इसका इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको, इसलिए यूएस इस पे एक्ट ला रहा है। उसके बाद देखते हैं डिस्कवरी ऑफ साहुल। अब देखो ये न्यूज में क्यों है? रिसेंटली archaeologists have found traces of Sahul, an ancient environment that has disappeared, right? This finding provides insight into how people crossed continents around 7,000 years ago from Asia to Australia. Sahul एक जगह था जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता था, पर आज वो डिसअपियर हो चुका है। अब ये डिस्कवरी रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है, इसलिए ये न्यूज में है, राइट। अब देखो साहुल क्या है? साहुल एक सुपर कॉन्टिनेंट है जो 70 साल पहले आइस एज में एग्जिस्ट करता था, राइट। अब ये किसको कनेक्ट करता था? तस्मानिया इन द साउथ एंड पापुआ न्यू गिनिया इन द नॉर्थ ऑफ व्हाट इज नाउ नोन एज ऑस्ट्रेलिया। उस अभी जो ऑस्ट्रेलिया है और तस्मानिया को ये कनेक्ट करता था, और लोग ऑस्ट्रेलिया से इसको पकड़ के माइग्रेट करते थे लैंड रूट से, राइट। ड्यू टू रिड्यूस्ड सी लेवल्स ब्रॉट ऑन बाय ग्लेशियर्स ड्यूरिंग द आइस एज, the supercontinent was exposed। जब ग्लेशिएशन हुआ था तो सी लेवल रिड्यूस हो गया था, क्योंकि बर्फ बनने के लिए पानी की जरूरत है और बहुत सारा ग्लेशियर बना था, तो सी लेवल रिड्यूस हो गया था। उसके कारण ये सुपर कॉन्टिनेंट जो है था वो एक्सपोज्ड हो गया था, और जब फिर आइस एज खत्म हो गया तो फिर से सारी पानी आ गई और सुपर कॉन्टिनेंट फिर से डूब गया। तो फिर से ये इसीलिए न्यूज में है। और ये किसको किसको कनेक्ट करता है? ध्यान रखना, तस्मानिया को और पापुआ न्यू गिनिया, मतलब जो अभी ऑस्ट्रेलिया है उसको, राइट। अब देखिए इसकी सिग्निफिकेंट क्या है? During prehistoric time, it serves as a land bridge to allow human travel। Human travel allow करने के लिए ये prehistoric time में एक land bridge की तरह एक्ट करता था। मींस इस पे चल के लोग एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकते थे। The finding sheds important light on the migration patterns and the prehistoric human history। किस तरीके से लोग माइग्रेट किए थे prehistoric टाइम में, उस पे लाइट ये डाल रहा है, और ये भी बता रहा है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में किस तरीके से रिसोर्स शेयरिंग हुआ होगा। रिसोर्स शेयरिंग मींस
सपोज ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कुछ बनाना आता होगा, या उनका कोई प्लांट होगा, या उनका कोई एनिमल होगा, वो लेके आए होंगे, तो यहाँ जो बाकी लोग हैं, जो एशिया के लोग हैं, वो भी सीखे होंगे। तो ये एक फाइंडिंग इंपॉर्टेंट किया गया है। माइग्रेशन पैटर्न से आपको पता है, माइग्रेशन से बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस होते हैं, लैंग्वेज एक्सचेंजेस होते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। द डिस्कवरी ऑफ साहुल, अ कॉन्टिनेंट सिमिलर टू अटलांटिस, provides an amazing window into the far-off history of our planet and the amazing expedition of the prehistoric human society. राइट जो जैसे कि अटलांटिस था, उसी तरीके से साहुल भी था, और एक डिस्कवरी जो है दिखाता है कि किस तरीके से हिस्ट्री में हमारे जो पूर्वज थे वो दूर दूर तक ट्रैवल किए थे, और किस तरीके से वहां से कल्चरल एक्सचेंज हुआ था और हमारी उस समय की सोसाइटी बनी थी। क्योंकि उस समय हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास जो तथ्य हम आर्कियोलॉजिस्ट देते हैं वही हमारे पास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस तरीके से कल्चरल एक्सचेंजेस हुए होंगे, राइट। अब देखते हैं कि आइसिस पीरियड क्या है। व्हाट इज आइसिस पीरियड? इट रिफर्स टू द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच large tracts of land are covered in huge ice sheets. Like these can continue for many million years and significantly alter the surface feature of the entire continents. एक ऐसा टाइम था जिसमें कि जो लैंड था वो आइस से कवर्ड था, और उसके कारण जो कॉन्टिनेंट्स का फीचर था वो भी कवर्ड, वो भी बहुत ज्यादा इससे अल्टर्ड हो गया था, चेंज हो गया था। जैसे आप देखोगे कि कनाडा में और अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट्स में बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं। क्यों हैं? ये आइसिस के कारण ही है। ज्योग्राफी के क्लास में जब आप ज्वाइन करोगे तो वहां पे हम आपको पढ़ने को ये मिलेगा। द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड अकर्ड मोर देन 570 मिलियन ईयर अगो ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन पीरियड। जो अर्लीस्ट आइसिस है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था, और वो अभी से कितना मिलियन साल पहले था? 570 मिलियन साल पहले था। The Pleistocene epoch, 2.6 million to 11,700 years ago, there were the most recent episodes of extensive glaciation. Extensive glaciation जो था ये Pleistocene epoch में हुआ था, right? The temperature of the ice age varies. Throughout the entire ice age, there may be time of greater warmth and cold. ऐसा नहीं था कि ice age के समय में सिर्फ और सिर्फ ठंडा ही होगा, उस समय टेम्परेचर में वेरिएशन भी था, कभी गर्मी कभी ठंडा। तो ये यहाँ पे बता रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइटनिंग एंड स्ट्राइक्स का। देखिए ये लाइटनिंग एंड स्ट्राइक्स क्यों न्यूज में था? क्योंकि 11 लोग वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में लाइटनिंग से मर चुके थे। तो अब इसलिए हमें जानना है कि जो फोर्सेस ऑफ नेचर है, जैसे कि एवलांचेस, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, लाइटनिंग है, वो क्या होते हैं। अब देखो जो फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे कि एवलांचेस, साइक्लोन्स और लैंडस्लाइड्स और लाइटनिंग है, उसमें लाइटनिंग सबसे लीथल है, लाइटनिंग से लाइफ सबसे ज्यादा जाता है। द मोस्ट रिसेंट डेटा जो अभी हमारे पास अवेलेबल है एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, वो बताता है कि लाइटनिंग है टोटल जो आपका फोर्सेस ऑफ नेचर के कारण डेथ हुआ है उसके अकेले एलोन 40% डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मींस अगर 100 डेथ हुई है फोर्सेस ऑफ नेचर के कारण तो 40 डेथ जो है वो अलोन लाइटनिंग से हुई है। और कितने केसेस हैं? 7126 2021 में। अब देखो लाइटनिंग क्या है, पहले समझो कि इलेक्ट्रिसिटी इज रैपिडली एंड मैसिवली डिस्चार्ज इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द लाइटनिंग स्ट्राइक्स विद द पार्ट ऑफ द एनर्जी रीचिंग द अर्थ। इलेक्ट्रिसिटी जो है जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां से डिस्चार्ज होता है और कुछ पार्ट जो है वो अर्थ में आके गिरता है। अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है। देखो जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लो क्लाउड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और दोनों आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग बनती है। अब इस केस में अर्थ जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बट न्यूट्रल है अर्थ। जब अर्थ न्यूट्रल है तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, और वो जब अट्रैक्ट करती है तो नीचे लाइटनिंग बनती है, लाइटनिंग हमारे पास आके गिरती है और इसी कारण डेथ होता है, राइट। It forms in massive moist clouds that are between 10 and 12 kilometers high. The top of the cloud, which have the temperatures between the -35 to -45 degree, is normally 12 to 30 kilometer high
and lies between 1 to 2 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। देखो, जब लार्ज मैसिव क्लाउड ऑफ वर्टिकल एक्सटेंट जैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं जो कि काफी लार्ज होते हैं, 12 से 13 किलोमीटर हाई होते हैं और अर्थ से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर ही ऊपर होते हैं, उनका जो टॉपमोस्ट टेम्परेचर होता है वो -35 से -45 डिग्री तक लाई करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि किस तरीके से मूवमेंट और कोलिजन होता है। लार्जर आइस क्रिस्टल फॉल्स वेयर एज स्मॉलर वंस ट्रेवल अपवर्ड्स, अ सीरीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ देयर कोलिजन। जो लार्जर आइस क्रिस्टल है उनको ग्रेविटी खींच लेगी, लेकिन जो स्मॉलर आइस क्रिस्टल है वो ऊपर नीचे करते रहेंगे और उनके कोलिजन के कारण जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, राइट। उसके बाद क्या होगा, चार्ज सेपरेशन कैसे होता है। This movement causes the top of the cloud to become positively charged and the middle to become the negatively charged, creating a massive electrical potential difference of 1 to 10 billion volts। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉप क्लाउड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और मिडिल क्लाउड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और दोनों में 1 to 10 बिलियन वोल्ट्स का फर्क आ जाता है, राइट। अब इस केस में करंट फ्लो कैसे होता है ये देखते हैं। Between the cloud layers, there is a massive current that flows at 1 lakh to 10 lakh amperes। Cloud layer में 1 lakh to 10 lakh amperes की करंट फ्लो करती है। अब ये अर्थ पे कैसे आता है। The earth being a good conductor of the electricity, but electrically neutral, becomes positively charged compared to cloud's middle layer। अब देखो, क्लाउड का अपर लेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्लाउड का मिडिल लेयर नेगेटिवली चार्ज, दोनों में डिफरेंस ह्यूज, तो आपस में लाइटनिंग ट्रैवल करेगी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करेगी। इस केस में जो अर्थ है वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है, बट ये न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल होगा, लेकिन ये जो नेगेटिवली चार्ज है इसके केस में अर्थ जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। एज अ रिजल्ट between 15 and 20% of the current is directed towards the earth। सिर्फ 15 और 20% ही करंट अर्थ की तरफ डायरेक्ट करता है, इंडेंजरिंग द बोथ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये आपके बिल्डिंग, घर, मे बी कैटल्स जो भी बीच में आएंगे, जैसे कि फसल, किसी पे गिर सकता है और डेथ हो जाएगा, राइट। अब देखिए वनरेबल स्टेट्स कौन कौन से है। वनरेबल स्टेट्स है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटका, झारखंड एंड तमिलनाडु। It is important to note that lightning is not considered as a natural disaster in India। ये आपके एग्जाम में एग्जैक्ट आ सकता है स्टेटमेंट कि lightning is considered as a natural disaster in India, whereas lightning is not considered as natural disaster in India। एक बार स्टेट्स फिर से देख लो, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, कर्नाटका, झारखंड, तमिलनाडु, ये स्टेट्स हैं जो कि मोस्ट वल्नरेबल हैं लाइटनिंग के स्ट्राइक्स के कारण। ये एनसीआरबी डेटा दिखाती है और जियोग्राफिकल रीजंस भी हैं इनको दिखाने के लिए, राइट। देखिए क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है 100% एग्जैक्ट अभी तक जियोग्राफी में किसी को पता नहीं है, राइट। लेकिन लाइटनिंग जो है वो बहुत डेंजरस है, लीथल है, और किस तरीके से बनता है एक बेसिक आइडिया जो है जियोग्राफर्स ने दिया है कि अपर लेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, मिडिल लेयर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, अर्थ जो है वो न्यूट्रल है। सिंस न्यूट्रल है और ये नेगेटिवली चार्ज है मिडिल लेयर, तो अर्थ इस नेगेटिव चार्ज के कंपेयर में, ये अगर नेगेटिव चार्ज है इसके कंपेयर में अर्थ जो है वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है और 50 to 20% इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट कर लेता है, राइट। तो इसके कारण से लाइटनिंग आती है और डेथ आपके हो जाते हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को इंडेंजर कर देता है। उसके बाद आपको फिर पता चला कि ये जो लाइटनिंग है वो नेचुरल डिजास्टर इंडिया में नहीं माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आप इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे कोचिंग में आप नए यूपीएससी के कोर्सेज को ज्वाइन करें ताकि आपकी यूपीएससी की जर्नी जो है हम सफल बना सकें। थैंक यू।